हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा मोबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हो बेटा कि जब हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कोई भी वायर है या करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है बेटा, और उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सेल और ए बैटरी, तो उस वहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, उन चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लगाएगा, और चार्ज कैरियर चलना शुरू करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है बेटा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब फोर्स लगाया तो चार्ज कैरियर कितनी वेलोसिटी से चले, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दैट इज नोन एज इट्स मोबिलिटी। मोबिलिटी इज मूव प्लस एबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बेटा हमें पता है ई टाउ ओवर एम होता है, और मल्टीप्लाई ये 1/e ये वाला। तो यहाँ पे हमने बेटा वैल्यू पुट कराया तो इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? हमारे पास रह गया म्यू इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? टाइम, और एम क्या है? मास ऑफ चार्ज कैरियर। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? तो देखो इसकी यूनिट मैं आपको एक बार बता देता हूं। यूनिट को समझने के लिए हमें देखना है मोबिलिटी में दिया हुआ है ऊपर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, और वैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक तो न्यूटन पर कूलम भी होती है, लेकिन एक दूसरी यूनिट होती है बेटा, क्या? वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर पॉजिटिव, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। वोल्ट ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट हो गया, ऊपर पर सेकंड है ही, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब बेटा मोबिलिटी का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। अब हम बेटा इसी फॉर्मूले का यूज करके फाइंड करना सीखेंगे, क्या? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहां म्यू के साथ ई लग जाएगा, मोबिलिटी ऑफ होल में म्यू के साथ यहां पे बेटा एच लग जाएगा। तो बेटा मोबिलिटी हो गया यहां पे म्यू ई इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम ई, और म्यू एच हो जाएगा बेटा ई टाउ ओवर एम एच। भाई ई और टाउ तो सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन का मास लिखा जाएगा एम ई, और होल वाले में बेटा होल का मास लिखा जाएगा एम एच। सिर्फ ये डिफरेंस करना है बेटा। अब देखो बेटा, हमने देखा मोबिलिटी तो मास की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, और जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। एज वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा दुनिया का सबसे छोटा मास है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और मास ऑफ होल क्या होगा? ज्यादा। इसलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज्यादा, और मोबिलिटी ऑफ होल क्या हो जाएगी बेटा? कम। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखोगे बेटा तो लगभग 6 से 7 साल के पेपर में आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। कैसे सोल्व करेंगे बेटा? हमने एक कंडक्टर या एक वायर लिया बेटा, उस वायर का लेंथ हमने कितना लिया है बेटा? एल हमने लिया है उसका लेंथ, और ए हमने लिया है बेटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस वायर या कंडक्टर को बेटा हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो, और यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगे और इलेक्ट्रॉन चलें तो करंट बन जाए बेटा। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने मान लिया बेटा लेट स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो हर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, इसकी आप पूरे वॉल्यूम से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो दैट करंट होता है क्या? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब हमने एन की वैल्यू बेटा यहां से पुट करवाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल, मल्टीप्लाई ये ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर बेटा टाइम है टी, एल ओवर टी डिस्टेंस ओवर स्पीड तो क्या हो जाएगा? सॉरी डिस्टेंस ओवर टाइम तो क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड। तो कितना आ गया? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए बेटा,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ। यदि बेटा हम किसी कंडक्टर की फिजिकल सर्कमस्टेंसेज क्या होती हैं बेटा, लेंथ है, टेम्परेचर है, मैकेनिकल स्ट्रेन है, इनको बेटा फिजिकल सर्कमस्टेंसेज कहा जाता है। यदि हम किसी कंडक्टर की ये फिजिकल सर्कमस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं, मींस लेंथ, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन को बेटा चेंज नहीं करते हैं टाइम के साथ साथ, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, देखो बेटा, इस कंडक्टर या इस वायर में करंट कब बना, जब हमने इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाया। तो करंट तो किसकी वजह से बना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बना। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख सकते हैं बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया बेटा R। R इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है बेटा, मतलब सब सबस्टांसेस के लिए नहीं लगता। ऐसे सबस्टांस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो तो कहलाते हैं ओमिक कंडक्टर, और ओमिक कंडक्टर में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I, इनके बीच का जो ग्राफ होगा ना वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा। क्योंकि V तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना बेटा I के, मींस V जैसे जैसे चेंज होगा I भी वैसे वैसे चेंज होगा बेटा। मतलब इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसीलिए इनको बेटा लीनियर कंडक्टर भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे सबस्टांस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इनमें V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल जैसे बेटा गैस हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर हैं, थर्मायोनिक वाल हैं, ट्रांजिस्टर हैं। ये आगे आपके सिलेबस में आएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे बेटा। जैसे ट्रायोड वाल है बेटा, इसमें V और I के बीच में ग्राफ आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन नहीं बन करके कुछ नॉन लीनियर ग्राफ बना है। ट्रायोड, इसमें भी ग्राफ कैसा बना है बेटा, एक नॉन लीनियर ग्राफ बना है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन लीनियर कंडक्टर कहलाते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है बेटा ओम, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे बेटा, तो R होता है V ओवर I। V है पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नीचे है करंट, करंट क्या होता है, चार्ज बटे टाइम। टाइम पलट के कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया। अब बेटा वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद बेटा आपको टाइम का भी पता है और चार्ज का भी पता है। चार्ज का होता है 80 और दूसरे चार्ज का भी 80। इसको सोल्व किया तो हमारे पास बेटा ये आ गया M1L2 T-3 A-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद है बेटा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, सबसे पहले वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। दूसरा, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा मीन्स मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम मीन्स मोटाई कम। पतला वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने बेटा कांस्टेंट लगाया रो, एंड R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस रो इज नोन एज रजिस्टिविटी। इसको बेटा आप रजिस्टिविटी भी कह सकते हो और इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R A बाई L। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ की क्या हो जाएगी बेटा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो कितना बच गया बेटा, ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, तो देखो पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो बेटा क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो सबसे पहले अपने को रेजिस्टेंस R का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर एरिया है, एरिया का लिख दिया। नीचे लेंथ है तो बेटा नीचे हम क्या कर देंगे, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद बेटा रजिस्टिविटी की हमारे पास डेफिनेशन। तो देखो सिंपल सा तरीका है बेटा,
रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यदि एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाए बेटा 1 मीटर, तो रजिस्टिविटी तो रजिस्टेंस के क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी। तो यही डेफिनेशन है बेटा, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल और ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आप इन ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं और इनको लर्न भी साथ साथ आप कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के डी चैप्टर कैपेसिटेंस का आपका टेस्ट बताया गया है बेटा, इसी संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा और वो एक अलग तरीके से ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा बेटा, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी फर्स्ट यूनिट के डी चैप्टर की करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।